नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख न देने के मामले में आज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि बेंच सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि उनके अस खुद नोटिस से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हिलाली साहब, ये क्या मामला है? पाकिस्तान बार काउंसिल के उठाए गए सवाल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं, तो इसके बाद क्या बेंच का फैसला सबके लिए काबिल कबूल हो सकेगा? ये बड़ा अफसोस की बात है रामीन कि ये ऐसा हो रहा है, इसलिए कि सबको पता है थोड़े से डिफरेंसेस तो हैं, मगर मुझे नहीं पता था। अफसोस है कि ये हो रहा है, मगर मेरे ख्याल में जो भी फैसला हो वो एक्सेप्ट करेंगे लोग और करना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता है कि कोई जिस तरीके से बेंच बनता है वही तरीके से बेंच बनना चाहिए, ये नहीं किसी के ऑब्जेक्शन पे ये हो और वो हो। ठीक है, और ये सब आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये शामिल है कि बेंच बनाने का प्रेरोगेटिव जो है वो खालिसतन चीफ जस्टिस का है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। अगर तो उसको आपने एक जिसे कहते हैं हर जज को बराबर रख के और एक फ्री फ्लोटिंग सूरत करनी है, तो फिर चीफ जस्टिस की जरूरत क्या होती है? चीफ जस्टिस मीन चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान। एक तो अहम तरीन बात यह है। दूसरा, ये कोई बात नहीं है कि सीनियर जज जो है वही जो है वो कॉम्पिटेंट होता है, जैसे जरूरी नहीं होता। और आज तक बेंच बनते चले आ रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में बेंच बनते चले आ रहे हैं। अमूमन होता भी यही होता है कि एक सीनियर जज के साथ 2 जूनियर लगा दिया करते हैं, क्योंकि हर जगह उसको तकसीम कर लिए जाते हैं। अब उन्होंने अगर एक बेंच बना दिया है तो अब जाहिर बात है हमेशा इख्तलाफ होता है। अब देखें, मैं आपको बात बताऊँ, सबसे अहम केस जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है ना जी, कि जिसके अंदर 4 और 3 का इख्तलाफ हो गया था। ठीक, लेकिन जिस वक्त भुट्टो रिव्यू में गया तो साथ के साथ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है वो बेंच के फैसले का मसला आ गया था और उसकी जस्टिफिकेशन का मसला आ गया था, इसलिए वो खड़े हुए। असल मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये हम गुज़श्ता, मैं और हिलाली साहब गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से कहते चले आ रहे हैं कि भाई यही एक रास्ता है इस मुल्क के अंदर कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द बेसिक राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट इज अ प्रेरोगेटिव। ये वही कर सकते हैं। पाकिस्तान में बार कौंसिल का सरबराह हो, वजीर आजम हो, अपोजिशन का लीडर हो, इमरान खान हो, कोई भी वकील हो, उसका कोई हक हासिल नहीं उसको कि वो इस आइन की इंटरप्रिटेशन करे। इसका हक सिर्फ और सिर्फ आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देता है और उसी का फैसला फाइनल है। असल मसला ये है कि अगर इस वक्त उन्होंने 9 का बनाया है, अगर वो 13 का बना दे तब भी, लेकिन 13 का बेंच जो है बहुत बड़े इश्यूज के ऊपर बनता है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इस वक्त चूंकि 184(3) के तहत दिया गया है, ये एक सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है जिसके ऊपर उन्होंने इस दफ़ा थोड़ा सा अपना उसके ऊपर पॉइंट ऑफ लॉ पर डिस्कशन होगी सबसे पहले मंडे को। ठीक है। और उसके ऊपर 2 जो जजेस हैं, जमाल खान मंदोखेल और अतर मिनल्ला, उन्होंने यही उठाया है कि क्या वेदर इट इज अ मैटर ऑफ 184(3) मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कंसर्न विद द फंडामेंटल ह्यूमन राइट, वो एक इशू है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 2 असेंबली की स्पीकर्स की दरखास्तें भी आई हुई है। आपको शायद अंदाजा नहीं कि स्पीकर्स की ही दरखास्त थी मौलवी तमीजुद्दीन की, जो कि पहली दफा जब पाकिस्तान में असेंबली टूटी थी तो वो चले गए थे मौलवी तमीजुद्दीन। तो असल मसला यह है कि पहले टेक्निकल इश्यूज तय होंगे जो उन्होंने कहा है, और उसके ऊपर उन्होंने अगर वो बेंच से लहदा होने वाले होते तो शामिल ही ना होते, पहले इनकार कर देते, क्योंकि बेंच पूछ के बनाया जाता है। को रात को चीफ जस्टिस ने ख्वाब में नहीं आना होता इन सारे बच्चों का, और हमारे यहाँ मसला यह शोर मचाया हुआ है। हिलाली साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का ये सवाल क्या अहमियत का हामिल नहीं है कि असेंबलीज की तहलील का भी अस खुद नोटिस लिया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई है या नहीं? इस एंगल को आप किस तरह से देखते हैं? जरूर ये होना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में ये हम एक टेक्निकल डिस्कशंस में चले जाते हैं, ये इन द हायर रीचेस ऑफ द लॉ में चले जाते हैं।
मैं समझता हूं कि बेहतर ये नहीं होता कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसको एड्रेस किए जाएं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो कहती है कि पैसे नहीं है। हाँ। बहाने देखिए गवर्नमेंट के, पैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 बिलियन रुपया, 2 अरब रुपया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये टेररिज्म है। इसका मतलब क्या है कि टेररिस्ट डिक्टेट करेंगे हमें कि इलेक्शन ना करो। 2013 में टेररिज्म नहीं था, बहुत ज्यादा था इससे, मैं विटनेस हूं, बहुत ज्यादा था आज से, मगर हमने इलेक्शन किया। फिर वो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, देखिए बहाने सुने इनके कि केपी और पंजाब में है, अगर इलेक्शंस हुए सेपरेटली तो केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। अच्छा, तो अगर नहीं होगा तो क्यों आपने आईन में लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व कर सकते जब उनकी मर्जी हो? क्यों आपने लिखा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी वक्त ले सकते हो? बिकॉज अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और डिसोल्यूशन का हक देते हैं, इसके माने इलेक्शंस एक साथ कभी नहीं हो सकते। प्रेमेच्योर डिसोल्यूशन के मतलब है मुख्तलिफ वक्त पे होंगे। तो ये क्यों बहाना आपने बना के रखा है? फिर ये कहते हैं कि गवर्नर इज नॉट बाउंड टू गिव अ डेट, माने कि अगर वो डेट नहीं देगा इसलिए कि वो डिसॉल्व नहीं किया है। क्या ये जोक है कि इसके माने कोई भी गवर्नर आके कहता है मैं डेट नहीं देता, ये असेंबली खुद ही डिसॉल्व हो जाती है 2 दिन के बाद, फिर कहता है बस बैठे रहो, मेरा मर्जी नहीं है डेट देने के लिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने एक और बहाना लगाया है। वो बहाना लगाया है कि अगर डेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन दिया है उसके अंदर अगर नहीं होता है, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, गलत, इट मैटर्स। इसलिए 2013 में वो फैसला ये हुआ था, यस समटाइम्स इट डज नॉट मैटर, इसलिए कि एक्सर्जेंसीज ऐसे हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि यू मस्ट नॉट होल्ड इट ड्यूरिंग द टाइम। और फिर बंदियाल साहब ने आके तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, डेट इज सैक्रोसैंक्ट। और इसका मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं, कोई एक्ट ऑफ गॉड के वजह से नहीं हो सकता है तो कुछ अलग बात है, मगर ये वजह नहीं है कि आप उसको एक बहाना बनाएं पोस्टपोनमेंट के लिए। बीबी जो हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मैं आपको फिर कहता हूं, मैंने आज ट्वीट भी किया, मैंने कहा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस तरीके से ये खेलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, और फिर अदालतें और कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। साहब, ये जो बहाने, जरूरत ही नहीं है। जी, ये जो बहाने बना रहे हैं पीडीएम वाले के मसले हैं, रिसोर्सेज नहीं है, टेररिज्म है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्या ये बहाने सुप्रीम कोर्ट में एस्टैब्लिश हो सकेंगे? देखिए, कतई नहीं इस्टेब्लिश हो सकेंगे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हर मामले, हर मौके के अंदर इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। सैलाब के दौरान इलेक्शन हुए, आपको शायद याद होगा कि 1970 का जो इलेक्शन हुआ है उससे पहले बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सैलाब आया था इस पाकिस्तान के अंदर, और लाखों लोग बेचारे वहां से मर गए थे। और एक्ट ऑफ द गॉड, जैसे हिलाल साहब कह रहे हैं, एक्ट ऑफ द गॉड था, लेकिन उसके बावजूद दिसंबर में इलेक्शन हुए। अगस्त के बाद उन्होंने दिसंबर में इलेक्शन करवाए, हालांकि लोग सेटल नहीं हो सके थे, उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आप आ जाए कि जब बेनजीर भुट्टो का वाकया जो हुआ था 27 नवंबर में, उसमें 8 जनवरी को इलेक्शन होने थे, लेकिन थोड़ा सा वक्फा डाल के, क्योंकि बहुत बड़ा सान्या हो गया था और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपील था, इलेक्शन उन्होंने करवाए, इलेक्शन नहीं आगे हुए। नज़ीरें मिलती हैं। अच्छा, अब 2007 में खुदकुश बमबारी शुरू, यानी बेनज़ीर जैसा वाकया हो जाए तो इसका मतलब नहीं टेररिज्म, उससे ना क्या टेररिज्म होगा, क्या आपके मुल्क की एक्स प्राइम मिनिस्टर चली जाए, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद 2013 के वजह से साहब कह रहे हैं, फिर उसके बाद ये पूरे का पूरा पीरियड ही टेररिज्म का था, इसके अंदर इलेक्शन होते रहे और मुस्तकिल होते रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो कर रहे हैं इस वक्त, जो अजीबोगरीब सी कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये आपके पास एमपीएस को देने के लिए पैसे हैं। आप 2 अरब भी निकाल सकते हैं और वो जनाब उधर 80 अरब निकालने हैं वहां पर, वो आप दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं।
तीसरी अहम तरीन बात यह है कि दुनिया में जमहूरी रवायात जो है वो इस बात की शाहिद हैं कि जब भी कभी कोई एक शख्स ये समझता है कि मैं अवाम के अंदर पॉपुलर नहीं हूं तो फौरन असेंबली तोड़ के कहता है मैं आई एम गोइंग बैक टू द पब्लिक, मैं अवाम के पास जाता हूं, अगर वो मुझे कबूल करते हैं तो ठीक है, नहीं कबूल करते। ये तो इतना बड़ा स्टेप है, अपनी सिटिंग गवर्नमेंट को खत्म करना इतना बड़ा स्टेप है कि मैं जाता हूं। आप देखें कि इमरान खान ने ये दोनों गवर्नमेंट्स वो हार भी सकता है कल को। ये तो इसका इतना बड़ा स्टेप है कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो जमहूरी डिगॉल जो था उसके पास वोट आए थे कम, डिगॉल ने कहा कि नहीं मैं जिस तरह की चेंजेस चाहता हूं मुझे ज्यादा वोट चाहिए, उसे दोबारा इलेक्शन में चले जाए। ये रोज बरतानिया की असेंबली है, वो कहते हैं नहीं हम पूरे हमें अवाम की तायद चाहिए, हम वापस जा रहे हैं अवाम के पास। ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि आप बार बार अवाम के पास जाते हैं। मसला सारा यह है कि आपने तो इलेक्शन को खेल बना दिया। असल मसला एक ही है और वो खौफ है, और बिल्कुल ठीक कहता है इमरान खान। अगर इनको 15% भी यकीन हो ना कि ये कहीं ना कहीं असेंबली में से कुछ सीटें निकाल लेंगे तो, और धांधली भी कर सकेंगे। लोग कहते हैं धांधली हो जाएगी। मैं 5 इलेक्शंस कम से कम मैंने करवाए हैं, 6 एक छोटा, उन सारे इलेक्शंस की एक्सपीरियंस के बुनियाद पे कहता हूं कि आप इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है। अगर ये कर सकते होते तो ये हमजा शहबाज की वजारत आला में 20 सीटें इमरान खान को ना जीतने देते, ये वो 7 सीटें ना जीतने देते। इनके बस में नहीं रह गया, इसलिए झुंझलाहट का शिकार हैं और ये समझते हैं कि क़यामत तक इलेक्शन जो है वो कभी ना हो, हम ऐसे ही बैठे रहें। हिलाली साहब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से इलेक्शंस डिले करने के बहाने निकाल कर इस तरह तो फिर पीडीएम की अपनी साख मुतासिर हो रही है कि वो तो इलेक्शंस में जाना ही नहीं चाह रहे, तो वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि अगर इन्होंने धांधली की और अगर भी जिता दिए धांधली के थ्रू, इतना एविडेंट हो जाएगा कि बाहर के लोगों को छोड़ें, लोग मुल्क के अंदर वो कहेंगे कि भाई ये तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो है नहीं। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है तो वो गवर्नमेंट को फिर ले आओ जो बाहर में कहती है रिप्रेजेंटेटिव, मगर कम से कम कोई और चीजें हो उनके एजेंडे पे। जो ये तो वही लोग जो रिजेक्टेड हैं उनको आप धांधली करके बिठाना चाहते हैं और 2 मिनट में ये पता चल जाएगा, लेट मी टेल यू दिस। और उसके बाद अच्छा नहीं होगा, जो होगा अच्छा नहीं होगा। इस मुल्क में इस वक्त एक की सेंसिटिव स्टेज है, खुदा के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको एक ये मिला है मॉरल राइट टू रूल, आजकल उससे एक्चुअल रूल से बहुत ज्यादा है द मॉरल राइट टू रूल। अगर आपके लोग कहते हैं जो आदमी बैठा हुआ है वो इलेक्ट होके बैठा हुआ है, जो भी हुआ वो फेयरली इलेक्ट होके बैठा हुआ है, माने उसको, नहीं तो आप देखेंगे कि जो लाभ लाएंगे उसको भी नहीं मानेंगे और उसके बाद किसी को नहीं मानेंगे जो आएगा। बिल्कुल ठीक है। For God's sake, you've seen this happen. क्यों आप रिपीट करना चाहते हैं हिस्ट्री? सही बात है, सबक सीख लेना चाहिए। सबक सीखा, सबक सीख लेना चाहिए। और ये सब एक टेक्निकलिटी पे आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक नुक्ता ये सामने आया है कि इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान और पोलिंग डे के दरमियान कम से कम 44 दिन का गैप होना चाहिए। तो आज 23 फरवरी और अगर दिन गिने जाएं तो 14 अप्रैल तक 50 दिन बनते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर अगले चंद रोज़ में फैसला ना आया तो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की आईनी पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो जाएगी? देखिए 2-3 चीज़ें हैं बहुत अहम। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने फैसला करना है, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने जो है 9 तारीख को, जो 9 तारीख की 9 अप्रैल की डेट दिया, बहुत सही। आप देखिए पाकिस्तान की यूनिटी का एक नुमाइंदा है प्रेसिडेंट पाकिस्तान, आपने क्या क्या बातें की उसके बारे में? आपने कहा प्रेसिडेंट अपनी औकात से बढ़ के बात कर रहा है। ओ भाई, प्रेसिडेंट पाकिस्तान की सेनेट, कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियों का मुंतखब नुमाइंदा होता है। वो पंजाब गवर्नमेंट से निकला हुआ चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना हुआ आदमी नहीं होता।
आपने उसके बारे में कहा, बहुत सही फैसला किया। ठीक है। अब चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि हमारे पास बहुत कम वक्त है। एक बात तो ये है कि 2, 3, 4 दिन आगे पीछे हो जाए तो आर्टिकल 254 जो है ना वो उसको कवर करता है, जैसे बेनजीर वाला हुआ था, कवर करता है कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल रमजान आ गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी मिली थी नवाज शरीफ को, 297 का इलेक्शन वो रमजान में हुआ था। ठीक, हमें अच्छी तरह याद है क्योंकि हम तो उस वक्त हमने उसको सिबी में करवाया था, तो रमजान में और सख्त गर्मी की सूरत हाल थी जिसमें वो हुआ था। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अव्वल तो फैसला आ जाना चाहिए, लेकिन 2-3 दिन आगे पीछे हो गए तो कोई मसला नहीं। शेड्यूल में भी कमी की जा सकती है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के टाइम में कमी की जा सकती है, इलेक्शन कैंपेन कम किया जा सकता है, कैंपेन छोटी की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जब सुओ मोटो ऑर्डर उसने लिया है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) में इतनी पावर्स है कि जिसकी हिसाब आप इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आईन कहता है कि पाकिस्तान की हर इंतजामिया का हर बंदा इलेक्शन कमीशन की अहकामात को सुनने और मानने का मोहताज है। मुझे समझ नहीं आती सिकंदर सुल्तान ने ये या तो आईन नहीं पढ़ा हुआ या उसने सिविल सर्विस की नौकरी नहीं की हुई। जिस आईजी को उसने कहा मैं बंदे नहीं दे सकता, या तो फिर आप मिले हुए हो उनके साथ, यानी आप उसका बड़ा बताओ। ये तो ऐसे ही है ना कि अदालत एक फैसला करती है और चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं मानता, आप उसको बताओ कि ये आईन क्या कह रहा है कि तुम मेरी बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं यही तो कहता हूं, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि आज अगर इन सारे चीफ सेक्रेटरीज को, आईजी को और सेक्रेटरी फाइनेंस को इनको बुलाए सुप्रीम कोर्ट और उनको पूछे कि तुमने इनकार कैसे किया है इस आईन के होते हुए, और उनका आर्टिकल 6 के लिए ट्राई किया जाए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी, तो एक ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना ने 200 अरब रुपए बचत का किफ़ायत शुमारी प्लान दिया है, जिसके तहत वुज़रा तनख्वाहें और मरात नहीं लेंगे, महंगी गाड़ियाँ वापस होंगी और वुज़रा यूटिलिटी बिल्स भी खुद ही अदा करेंगे। सरकारी तकरीबात में वंडिश होगी और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी होगी। इसके अलावा भी कई तजावीज़ पेश की गई हैं जिनसे 200 अरब रुपए की बचत हो सकेगी, ये कहना है हुकूमत का। और यह सब हुकूमत ने एक ऑस्टेरिटी कमेटी इससे पहले बनाई थी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में उसने तजावीज़ पेश करनी थी, तो उस पर फिर कितना अमल दरामद हो सके, ज़रा बताएं। देखें, ये मेरे सामने ऑस्टेरिटी कमेटी की रिपोर्ट है। इस कमेटी के जो सरबराह थे वो नासिर महमूद खोसा, हमने तकरीबन 25-30 साल के साथ काम किया है। अच्छा। आखिरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब में भी हमारे साथ यहाँ थे, मैं उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट, उनसे 5-6 साल सीनियर थे, बहुत ज़बरदस्त अपराइट ऑफिसर। इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उसका मेंबर था, उसके बाद एडवाइज़र टू पीएम एस्टैब्लिशमेंट, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, मिनिस्ट्री डिवीजन, उसके साथ जो कैसर बंगाली साहब, फर्रख सलीम साहब, डॉक्टर ज़ुबैर खान और मोहम्मद नवीद अख्तर साहब भी मेंबर थे। अब इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, आप हैरान होंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने उन रिकमेंडेशन के ऊपर कोई कान नहीं धरा। यानी उन्होंने कहा तुम पागल लोग हो, तुम ऐसे ही कागज स्याह करते रहते हो, ये तो हमने लोगों को कहने के लिए हमने बनाई थी। तो सबसे पहली तो जो उनकी आई वॉश किया, देखो सबसे पहली, मैं और रिकमेंडेशन को छोड़ें, सबसे अहम तरीन रिकमेंडेशन उनकी जो थी वो डेवलपमेंट बजट के हवाले से। उन्होंने कहा द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन प्लेस सिंस 1995 बी डन अवे विद। उन्होंने कहा ये जो एमपीए फंड है ना, एमएनए फंड, ये जो रिश्वत तुम देते हो, ये कम से कम इसको खत्म कर। अच्छा। ये अपनी मर्जी के, जब गवर्नमेंट के लोगों के टैक्स के पैसे हैं, आप एक एमएनए को देते हो, वो जो मर्जी करता फिरता है। सही। एक स्कूल बना दिया, स्कूल को अपना फिर डेरा बना लिया, एक डिस्पेंसरी बना दी और डिस्पेंसरी में अपने बच्चों को रख लिया, तो वो कहते हैं इसको तो आप खत्म कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम रिव्यू करे प्रोजेक्ट को जो इस वक्त मौजूद है एग्जिस्टिंग, किसी को कैप करना है कैप कर ले, और फिर उसके बाद नो न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन पीएससी। उनका डेवलपमेंट बजट को बहुत सिलेक्ट है। ये नहीं है कि चूंकि हमने जाना है एक जगह तो वहाँ हमने एक रोड बनानी है और हमने शौक, एक तो ये। दूसरा उन्होंने जो बाकी चीज़ें कही हैं उसमें आप अंदाज़ा करें,
वजीरों के बारे में उन्होंने कहा है कि आप वजीरों की तादाद कम करें, वजीरों की मुराद कम ना करें, क्योंकि मुराद का मसला है कि तनख्वाह जो है ये वजीर की सिर्फ 10% आती है टोटल। बाकी पता क्या होता है, एक वजीर का पीआरओ होता है, अच्छा, एक वजीर का डिप्टी सेक्रेटरी इसके साथ लगा होता है, एक वजीर का पीए होता है, एक उसका टाइपिस्ट होता है, ठीक है, एक उसका बल्कि 2 पीएन होते हैं उसके अंदर, फिर उसका एक गनमैन होता है, फिर उसके घर के अंदर जो लोग होते हैं उसके सारे ये लोग। आप अंदाजा करें एक वजीर के पास कम से कम 10 लोग आते हैं, अच्छा। ठीक है, 85 वजीर तो कितने हो गए, 8500 हो गए ना, सही, क्या 850, हाँ। ठीक, ये 85 के अंदर 850 तो हो गए, 850 अब 850 लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें आप लगा लें तो 850 को ज़रब देते हैं आप, कम से कम इन एवरेज 50 से ज़रब दे दें तो आप हैरान हो जाएंगे क्या सूरत हाल। 85 वजीर और 10 ये, और उसके साथ साथ उसका टीएडीए भी चलेगा, बाकी चीज़ें भी चलेगी और पैराफर्नेलिया सारा। उन्होंने कहा भाईजान आप 15 से ज़्यादा की कैबिनेट ना बनाएं, उसको ख़त्म कर लें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि आप अपने ये ख़त्म करें डिवीजन्स। पंजाब में एजुकेशन सूबे में है, ऊपर भी मिनिस्ट्री बनी हुई है, एजुकेशन हेल्थ सूबे में है, ऊपर भी मिनिस्ट्री बनी हुई है, और इरिगेशन इस्लामाबाद में एक फील्ड एक भी नहर नहीं है लेकिन इरिगेशन की मिनिस्ट्री, ठीक, अच्छा। इस्लामाबाद में एक भी फील्ड नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री। ये सारे के सारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं क्या क्या कुछ आपने बना के रखा, उसने कहा नवाजने के लिए कम करें, हाँ। ठीक है। 50% कट टू बी अप्लाइड टू द करंट एक्सपेंडिचर, ये उसको उन्होंने कहा। रिकरेंट बजट शुड बी फ्रोजन, रोक दिया जाए इसके ऊपर, रिकरेंट बजट 30 जून 2024 से रोक दिया जाए कि आगे ना बढ़ सके। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये जो अभी मरीम नवाज गई है वजीर आज़म का प्रोटोकॉल लेके, इसको पता है आपको कितना खर्चा आता है? बिल्कुल, आप सोच नहीं सकते जितना उसके यानी 70-75 गाड़ियां, और कौन दे रहा है? मरीम नवाज की हैसियत क्या है कि उसको मिल रहा है ये प्रोटोकॉल? इसलिए कि वो वजीर आज़म की भतीजी है, ठीक, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने एक और मजेदार बात की है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं, ये मैं तो खैर मैंने तो कभी जिंदगी में कोई प्लॉट लिया नहीं। ओनली 1 प्लॉट बी अलाउड टू द सिविल सर्वेंट्स, एक तो उन्होंने कहा अलॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जुडिशियल ऑफिसर्स एंड आगे जो रिकमेंडेशन है इस पे अमल करें। हलारी साहब बड़ा मजेदार बात है, मोर देन 1 प्लॉट ऑलरेडी अलॉटेड एज वेल एज एडिशनल लैंड अलॉटमेंट बी कैंसल्ड एंड पुट टू द ओपन ऑक्शन। आप सोच नहीं सकते, जिस आप जिले में जाते हो उसमें जाके आप एक प्लॉट अलॉट रहते हो जहां आपको रेवेन्यू, फिर इसके और बहुत सारी, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। ये अगर इस ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर किया जाए, ठीक है, यही बात है कि नासिर खोसा जैसा आदमी जब उसको केयर टेकर बनाया जा रहा था तो उसने कहा था भाईजान अल्लाह का वास्ता है ये मेरे हाथ बंधे हुए मैं नहीं बनता हूं। उनको इनकी औकात पता थे। उन्होंने इस शहबाज शरीफ के साथ काम किया, वो नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है। आप खुद सोचें, बिल्कुल ठीक उस शख्स, और वो चूंकि एक बंदा जो था वो एक अपराइट ऑफिसर है, इसलिए उसने ये रिकमेंडेशन दी। लेकिन अमल दरामद इस पे मुश्किल ही है कि हिलाली साहब कर्जों की दलदल में धंसे, माली बहरान के शिकार मुल्क की हुकूमत ने बचत के तरीके भी दिए हैं और आवाम के लिए पेट्रोल से लेकर बिजली तक हर चीज़ महंगी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वुज़रा की एक पूरी फौज जो कोई काम नहीं कर रही है, उनकी तनख्वाहें और मरात वही हैं। देखिए, ये डेवलपमेंट बजट का बड़ा अच्छा पॉइंट है उस रिपोर्ट में, इसलिए कि अच्छे लोग बैठ के उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया, वेरी गुड, और होना था जो नहीं हुआ। मगर मैं कह रहा हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर उधर बैठ के कहता है कि भाई ये ट्रिवियल जो बजट हुए हैं 15% ये कर दें, पेट्रोल कम कर दें, गाड़ी की सीसी ये कर दें, कितने गाड़ी ये कर दें, तुम क्यों अनाउंसमेंट कर रहे हो? तुम्हारे को और कोई काम नहीं है? तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है, तुम्हारे पास कोई सेक्रेटरीज नहीं है जो कर सकते? मैं कहता हूं अनाउंसमेंट करने की जरूरत क्या है? एक नोटिफिकेशन निकालो, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग। मगर इन बेचारों को नहीं, ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स शोज कि दे हैव संक टू व्हाट लेवल कि अपनी प्रेस्टीज और अपनी कदर ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनमें। ऐसे ऐसे चीजें कि 7 बजे 6 बजे 4 बजे एक इतना वो, और जब टेस्ट आया, सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि 85 मिनिस्टर्स हैं, कम करो, वो आप फेल हो गए। जब जैसे मैं सुना ये, मैंने कहा यार ये तो इतना, I mean he is so completely devoid of any self respect कि ये भी नहीं अनाउंस किया, एक टोकन कट भी नहीं अनाउंस किया।
हाँ। और अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये जमीनें बिकेंगे, किसको बिकेंगे भाई? कौन कंडक्ट करेगा ऑक्शन? गाड़ी जो बिकेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने पहले भी इमरान खान के जमाने में गाड़ी लिए और उसके बाद गाड़ी बेचा, और जब वो सऊदी का वो आने लगा, वो सऊदी का क्राउन प्रिंस, उन्होंने कहा ओहो हो गाड़ी की कमी हो गई है, उन्होंने जाके फिर गाड़ी किराए पे लिए और वो किराए पे खूब पैसे बने किसी ना किसी के। ये सब तरीके हैं पैसे मारने के लिए। और माफ करिए, हम जस्ट टू गो बैक, और यह साहब आपने 1997 का इलेक्शन के बारे में जिक्र किया था, वो ड्यूरिंग रमजान हुआ था, बिल्कुल सही। और इफ्तारी के वक्त मुझे एक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि उस वक्त गाड़ियां आ रहे थे और बैलेट बॉक्सेस और बैलेट जो थे वोटिंग हुए थे उधर रखे गए थे, लोग इफ्तारी कर रहे थे, वो स्वैप हो रहे थे और वो चेंज हो रहे थे, और नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल गया। मुझे पता है यार, इस मुल्क में क्या नहीं हुआ है? आई एम सॉरी, इट इज डिसग्रेसफुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उरिया साहब कुछ जरा सियासत पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक भी जारी है, लेकिन वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि अवाम ने इस तहरीक को मुस्तरद कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये तहरीक नाकाम हुई है या कामयाब हुई है? और क्या अब क्योंकि सो मोटो ले लिया गया है इलेक्शन के मामले पर, जिसके लिए ये तहरीक चलाई जा रही थी, तो अब इस तहरीक की ज़रूरत नहीं रह गई? देखिए, बेसिकली जहाँ भी अवामी तहरीक होती है ना इस किस्म की, जेल भरो तहरीक हो गई या प्रोटेस्ट करो या इस तरह की, ये बेसिकली होती ये है कि अपने आप को एक नज़रों में रखना और एक मूवमेंट की एक सूरत बनाना। मतलब गांधी की विदेशी माल का बाइकाट था, वो उसको वो करना चाहता था ताकि किसी तौर पर उनको असर डाला जाए, ताकि उनकी जो मिलने से आती चीज़ें उनको रोका जा सके, हम लोग ना खरीदें। फिर उसका एक नमक की एक मूवमेंट थी, खुद वो गया था, आपको याद है कि समुद्र के किनारे, ताकि गवर्नमेंट चूँकि मुनाफरी खोड़ा की कान उनके पास थी, उनकी मुनाफरी तोड़े, हम कर समुद्र से नमक बनाए। फिर उसने जेल भरो तहरीक जो थी उसने भी शुरू की थी, और वो कामयाब भी रही थी। ज़ाहिर बात है, लोग चौक चाहते थे और रोज़ आप खबरों में होते थे पब्लिक में। बेसिकली 77 की और 1983 की 2 जेल भरो तहरीकें पाकिस्तान में हुई हैं। एक जेल भरो तहरीक कामयाब हो गई थी और दूसरी जेल भरो तहरीक जैसी वो नाकाम हो गई थी 2 वजह से। एक तो यह है कि जेल भरो तहरीक पहली इसलिए कामयाब हो गई थी कि पूरे मुल्क के लेवल पे थी, और उसके साथ साथ 3 मजहबी पार्टियां जो थी वो उसके साथ शामिल थी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी। अब हर जुमे को ना मौलवी तकरीर करता था और वो कहता था जलाओ बे गिरफ्तारियां देने। अच्छा। इमरान खान के पास कोई मस्जिद नहीं है किसी तौर पर भी, फजल रहमान के पास है, जमात इस्लामी के पास भी 1-2 मस्जिदें हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान के पास बरेलवी मस्जिद है, लहरीक लबैक के पास भी कुछ मस्जिदें नहीं है। वो एक नीचे कैडर होता है, वो नहीं है। अच्छा, यही सूरत पीपल्स पार्टी को हासिल थी MRD के अंदर, अगरचे कि MRD जो थी वो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं बन सकी थी, सिर्फ सिंध के अंदर थी। इसीलिए सिंध के अंदर ज़ियाउल हक ने जो मजहबी तबका था उसको तोड़ लिया हुआ था। सारे मजहबी लोग जो थे वो ज़ियाउल हक के साथ चले गए थे और पीपल पार्टी बेचारी तनहा रह गई थी। चंद एक जो नाफजा नसुल्ला टाइप वो रह गए थे, तो वो नाकाम हो गए थे। लेकिन इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान ने उसके अंदर एक वक्ती तौर पे एक स्टिर जिसे कहते हैं ना कि उसको जो कहते हैं ना रुका हुआ पानी होता है, हाँ। उसके अंदर एक पत्थर फेंक के इसका कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं लेगा। हमने कई दफा इसमें बात की है कि इसका कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन रोज खबरों में होगा। रिजल्ट सर ये नहीं निकला। और दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ा ताना जो होता है ना कि तुम जेल जाने से डरते हो, तुम मम्मी डैडी हो, तुम बर्गर फैमिली हो, वो ताना खत्म हो जाएगा। ये बात ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जेल भरो तहरीक कितनी इफेक्टिव साबित हुई है? क्योंकि उसी रात सो मोटो ले लिया गया इलेक्शन की तारीखों पर जिसका मुतालबा था इमरान खान का। आई थिंक वेरी गुड, बड़ा अच्छा स्टेप था। प्रेशर रखना है, पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसे प्रेशर में हैं, काउंटर प्रेशर उनको बिल्ड करना बड़ा जरूरत है। और क्या करता वो कह रहा है कि मैं जाके तोड़ फोड़ नहीं करना चाहता हूं, सो व्हाई नॉट दिस? क्यों नहीं एक जेल भरो मूवमेंट? बिल्कुल सही। और लोगों को पता हो, इनिशिएट करो तुम्हारे फॉलोअर्स को इनटू पॉलिटिक्स, बताओ उनको क्या क्या नहीं होता है। प्रेशर मेंटेन करो गवर्नमेंट को, प्रेशर मेंटेन करो एडमिनिस्ट्रेशन पे। बड़ा अच्छा स्टेप था और मेरे ख्याल में एक ऐसा स्टेप था जो नुकसानदेह नहीं था, किसी को नुकसानदेह नहीं था, माने किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टी ये वो गड़बड़ ये वो नहीं हो रहा था। वेरी गुड, अच्छा, व्हाई नॉट?
ठीक है। और ये सब दूसरी जानिब एक और मामला भी चल रहा है ना, गिरफ्तारी दो और घर वालों से दरख्वास्त दिलवा दो, ये मामला भी चल रहा है। ज़ैन कुरैशी साहब ने एक दरख्वास्त दी है कि जी मेरे वालिद साहब को बाजियाब करवाया जाए, रिहा करवाया जाए, तो ये क्या चल रहा है? नहीं, वो गिरफ्तार हुआ ये है कि वो प्लेस इज नॉट नोन, इस वजह से वो बेसिकली हेबियस कॉर्पस की रिट दायर की गई है। अच्छा, वो रिहाई की नहीं है। हेबियस कॉर्पस होता है किसी शख्स को बगैर मुकदमा दाखिल किए गिरफ्तार करना। अब उन्होंने कोर्ट अरेस्ट जो होती है उसके अंदर एक चीज होती है कि आपने किसी न किसी चीज की वायलेशन की है जिसकी वजह से आप उसको अंदर रखते हैं। ठीक है। तो उसमें एक तो आया था सेक्शन 144 आपने लगाया हुआ था, तो उसके अंदर लेकिन उन्होंने MPO 3 जो है मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर 3 होता है, एक MPO 16 होता है, वो भुट्टो लगाया करते थे 1977 की मूवमेंट के अंदर, वो होता है बगावत। लेकिन वो MPO 16 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है उसकी 3 के तहत उन्होंने अब लगाया। वह यह है कि उन्होंने तकरीबन एक 24 दिन के अंदर अंदर आप किसी बंदे को भी अरेस्ट करते हैं तो यू हैव टू प्रेजेंट इट बिफोर द कोर्ट। ठीक है। अब उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया था, तो वो फिर हाई कोर्ट में वो चले गए थे हेबियस कॉर्पस के रिट लेके, क्योंकि ताकि हाई कोर्ट की नजरों में रहे ये शख्स जो है कि ये कहां पर है। अच्छा। इसीलिए जैसे ही वो रिट के उन्होंने बता दिया कि एक शख्स को मियां वाली भेज दिया गया, शमगा शाह मोहम्मद कुरैशी को मियां वाली भेजा है, और आजम स्वाति को रहीमयार खान भेजा है, और उसको असद उमर को किसी और जगह भेजा है। वो फिर एक एनलिस्टमेंट होता यह है कि अगर आप इस तरह अदालत के अंदर न जाएं तो लोग तो गायब होना शुरू हो जाए ना। हाँ, तो वो तो फिर है। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर जो अदालत में रिट गई है और जमानत के लिए नहीं गई, इट्स अ हेबियस कॉर्पस रिट कि हमारा बाप जो है, ज़ैन कुरैशी कहता है कि मेरा बाप जो है वो लापता है इस वक्त और उसको बाजियाब किया जाए। बाजियाब का मतलब है ही शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और बताया जाए कि वो कहां पर गिरफ्तार। चलें, ये बड़ी अच्छी आपने क्लैरिटी दे दी है इस पॉइंट पर। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेककास्ट। जी, आलमी तनाजुर में पाकिस्तान के हवाले से दो पेशरफ्त सामने आई हैं। पहली ये कि पाकिस्तानी वफ्द के दौरा काबुल के नतीजे में अफगान तालिबान की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में नई यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। दूसरी ये कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से रूस यूक्रेन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर हिमायत मांगी है। हिलाली साहब, एक साल पहले जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी तो मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने रूस की मजम्मत नहीं की थी। तो क्या पाकिस्तान को जंग बंद करने की करारदाद का हिस्सा बनना चाहिए? और ऐसा करने की सूरत में पाक रूस ताल्लुकात या पाक चीन ताल्लुकात पर तो असरात नहीं होंगे? होंगे पाक रूस पे अगर हम एहतियात ना करें। और हमने ऑलरेडी कह दिया है कि हम ये जंग को सपोर्ट नहीं करते, जंग नहीं होना चाहिए, और कुछ भी अगर हम कर सकें हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये अमेरिकन बड़े चालाक बन रहे हैं। अभी इन्होंने हमारे मदद किया है IMF से, इन्होंने IMF से एक दो लफ्ज़ कहे होंगे कि यार थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, ये वो। उसके बाद फौरन वो कहते हैं कि जाओ इनको कहो कि हमारा रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट करें। बेसिकली उनका रेजोल्यूशन कंडेम्स रशिया। वाई शुड अब इससे ज्यादा जाके यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें और उसको वो बताएं कि हम अमेरिका कहने पे यूक्रेन के साथ हैं? मेरे ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है और हमें एक बैलेंस पोजीशन रहना चाहिए है इस वक्त, और इसको टिके रहना चाहिए इस पोजीशन पे। ठीक है। और ये सब आपको क्या लगता है पाकिस्तान से अगर आप काबुल के बाद जी हिलाली साहब आप कंप्लीट कर लें। ठीक। काबुल के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, काबुल गए थे डेलीगेशन, हमारी डेलीगेशन गई थी, उनकी नहीं आई थी। तो लगता ऐसे है कि हमें ज़रूरत थी उनसे बात करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भाइयों के दरमियान बात करना कोई नहीं है, मगर सुतेले भाई जब होता है तो थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए कि देखिए, ये कहना कि TTA जो है TTP को रोकेगी, नहीं रोकेगी भाई। वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। TTP ने TTA के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ। आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है, पनाह उधर उनको मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं, हमारा डेलीगेशन उधर था, क्यों नहीं उस डेलीगेशन को अश्योरेंस दिया गया
कि ठीक है हम उनके कैंप्स बंद करते हैं, ठीक है जो भी हमारे हाथ आए इसलिए कि हमने उनको मना किया है, और जो भी हमारे हाथ आए हम उनको सज़ा देंगे या आपको इत्तला देंगे। नहीं, हमने उनको प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है कि टीटीपी के लोग आए हैं, हमारे लोगों को मारे हैं और एडमिट किया है कि हमारे खिलाफ वो काम कर रहे हैं। मगर अगर फिर भी, और वो क्या कहती है, और उन्होंने क्या कहा, लास्टली मैं ये कहूँगा कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि देखिए ये तो होता रहता है, क्या कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाएं उनको, ट्रेड जो है उसको होने दें। माने कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को कोई बात नहीं, मगर ट्रेड को कुछ नहीं रोकें। क्यों भाई? हम वो करेंगे जो हम समझते हैं हमें करना चाहिए, हम वो करेंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि इस किस्म की चीज़ें जो आपके सॉइल से हो रहे हैं वो मुफ्त गलत हैं और नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप रोकें और फिर बताएं आप असली भाई बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वी शुड डू अ लॉट फॉर अफगानिस्तान। मगर अगर नहीं तो फिर ये नहीं है कि बस बैठे रहो अपने, कि फिर एक डेलीगेशन और दूसरा डेलीगेशन और कुछ उसका नतीजा नहीं हो। उरिया साहब से मैं इस पे रिस्पॉन्स दे रहती हूँ। उरिया साहब, पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान तालिबान से बात की और एक बार फिर जंगजुओं के कैंप बंद करने या उन्हें हवाले करने की यकीन दहानी कराई है, तो ऐसी यकीन दहानी इससे पहले भी कराई जा चुकी है, इस बार क्या कोई असर होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, 2 लोग गए हैं उसके अंदर, और ये बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के हेड ऑफ द ISI और उसके साथ साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हैं। उसके बाद जो निगोशिएशन जब बिल्ट में, कोई मुल्ला अब्दुल गनी बनादर उन लोगों में से है कि जो हमारे साथ वहाँ पर हेलमंद में गवर्नर थे जब मैं वहाँ चागी में होता था, तो वो यहाँ पर गिरफ्तार भी रहे। वो इस वक्त नायब वज़ीर-ए-आज़म है, उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, उनके इंटेलिजेंस हेड के साथ भी हुई। उन्होंने कहा है कि मसला सारा ये है कि दोनों जो हैं एक साथ हमारा मसला है, और ये मसला या तो हमारे यहाँ धमाके ना होते हों तो तब तो हमें पकड़ें आप, ठीक है, जितने धमाके आपके यहाँ हुए हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ हुए हैं, और ये सारी सूरत हाल चली हुई है। और बॉर्डर की अगर फेंस मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मसला मौजूद है। उन्होंने ये कहा है कि आए इस पे एक जॉइंट हम बात कर लेते हैं, और जॉइंट की सूरत हाल में हुआ ये था कि पाकिस्तान ने ये किया था, और एक पाकिस्तान का उनका एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान जो है उनके जहाँ एक बंदा जब आएगा मरीज इलाज करवाने के लिए तो एक आदमी जो है उसके साथ अटेंडेंट भी आएगा। तो यहाँ उन्होंने अटेंडेंट रोकना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है फिर क्लोज। तो फिर पाकिस्तान को हमने इसलिए जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने की थी, जो ये फिर वापस वहाँ पर चले गए, एक सिचुएशन बनेगी। सच्ची बात यह है, देखिए दोनों मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, तो दहशतगर्दी का पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है, ठीक है, इल्जाम नहीं चलेगा यहाँ पर, वो भी जानते हैं कौन कर रहा है और हम भी जानते हैं कौन कर रहा है। एक तो ये है कि ये चीज जो है अब इस लेवल पे आ गई है, अब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, और मुझे लगता है कि दोनों रियलाइज करेंगे, वरना ये मसला अमेरिकन हमारा खराब कराना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी सेंस है कि ये खुद जाकर उन्होंने किया है, वरना बहुत सारे लोग बीच में आ रहे थे, इंडियंस भी आ रहे थे, अमेरिकन भी आ रहे थे, ईरानी भी आ रहे थे, और वो खराब करना चाह रहे थे इसको। दूसरी चीज जो है यूक्रेन वाला मसला, देखें यूक्रेन का मामला जो है, हम आपको याद है हिलारी साहब को बहुत अच्छा पता है, फॉरेन ऑफिस में उस वक्त बहुत एक्टिव पोजीशन पे थे कि इराक वॉर जब हुई थी तो इराक वॉर में भी हमसे कहा गया था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में साथ दें पाकिस्तान को, और आपको पता है कि हमने अब्सटेन किया था। हाँ, हमने कहा था कि नहीं, और आपको शायद याद नहीं होगा कि हम तो उस वक्त बुजुर्ग हो चुके हुए थे, आप शायद उस वक्त हों 91 की जो वार थी उसके वक्त, और बाद की जो वार हुई थी कि सद्दाम हुसैन की तस्वीरें पाकिस्तान में हर ट्रक के पीछे लगी हुई थी, सद्दाम हुसैन को हीरो बनाया हुआ था हम लोगों ने। उधर बात है, एक पब्लिक सेंटीमेंट भी हमारे साथ होता है। अब वो ज़ाहिर बात है, लाली साहब ने जो एक तफसील बताई है पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा तफसील भी है, और हम पर इल्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा हैं उनकी यूक्रेन की। आप चले जाएँ सोशल मीडिया पे कि हम उनको असला बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बदले में हम मांगते हैं कि हमें गंदम मिले और सब कुछ। ये बड़ा ट्रिकी इशू है, और इसको बहुत ही डेलिकेटली, और मैं इस मसले में बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ कि मैं तो फॉरेन ऑफिस का डिप्लोमेट नहीं हूँ, लाली साहब डिप्लोमेट हैं, इनको सही मशवरा देना चाहिए कि इसको डेलिकेटली कैसे डील करें। इसकी वजह यह है कि हम अगर पूरा अमेरिकन साइड में चले जाएंगे तो आज अभी देखिए अमेरिका ने 700 मिलियन मेरे ख्याल हमें दिए उन्होंने
अपना चाइना ने आज अब कल दिए हैं। अब वो चाइना जो है वो यूक्रेन का साथी है, तो हम अगर स्क्वीज कर दिया गया हमें, तो हमारे लिए तो रास्ता नहीं रहेगा। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है सिफारती सतह पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए? बिल्कुल शॉर्टली आप ज़रा बता दीजिएगा कि एक बैलेंस मेंटेन रख सकें, सबके साथ ताल्लुकात भी ठीक रहे हमारे इस करारदाद पे। देखिए, सबको, दोनों साइडों को पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं एक एक के लिए। दोनों को पता है कि हम रूस से क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप एक बैलेंस हो और सब चीज़। तो मेरे ख्याल में उनको हम जाके कहना चाहिए कि हमारे कंपल्शंस ये हैं। अगर आप चाहते हैं हम किसी की इनिशिएटिव लें तो बताएं आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि हम खड़े होके कह दें कि यूक्रेन इज एब्सोल्युटली राइट और रूस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत बात है। इसलिए कि ये जिस तरीके से ये जंग शुरू हुआ है, मैं आपको बता सकता हूं, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मगर बड़े, ये जो जंग है ये कभी नहीं होना था। बार बार रूस ने इनको कहा है कि मत लो यूक्रेन को इनसाइड नेटो, अगर तुम लोगे दैट्स द रेड लाइन, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बार बार अमेरिका ने कहा है कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एंड फाइनली वन डे उन्होंने करने के लिए तैयार हो गए। तो पुतिन ने कहा इनफ इज इनफ। वो किसका कसूर है? तो देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट। हम तैयार हैं फॉर एनी हेल्प, मगर अगर आप समझते हैं कि हम एक से रिलेशनशिप को ज्यादा रखेंगे, दूसरे से कम, नो, हम बैलेंस करेंगे। नाउ दिस रिक्वायर्स टेक्निक, डिप्लोमेसी, स्पेशल एनवॉयज, बात करो, मिलो और कोशिश करो। और क्या मैं आपको बता सकता हूँ? चलें, इस डिस्कशन को हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, अगले हफ्ते हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।